हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ना शुरू किए थे और गुलाम वंश में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलते टाइम, उसके बाद जो है उसका एक तथाकथित पुत्र शासक बनता है आराम शाह। और आराम शाह को जुड की लड़ाई में, मैंने आपको बताया था जुड, ठीक है, जुड की लड़ाई में इल्तुतमिश पराजित कर देता है और शासक या सुल्तान बन जाता है। तो इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और इसे हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। तो ये चीज़ याद रखिए। पहली चीज़ इसके बारे में क्या है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कोई पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को। अब वास्तविक संस्थापक क्यों था ये आप तब जान पाएंगे जब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका शासनकाल याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। इल्तुतमिश प्रारंभिक परिचय एवं उत्थान। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं तो ये एक इल्बरी तुर्क था। मैंने आपको बताया था गुलाम वंश 3 छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त था। वो मैंने आपको शुरुआत में ही कल के वीडियो में बता दिया है, जिसमें एक वंश था इल्बरी वंश, या जिसको आप गुलाम वंश से ही संबंधित मान सकते हैं। तो इल्तुतमिश बेसिकली इल्बरी तुर्क था। तुर्कों में भी कई शाखाएं थी, जैसे खिलजी, तुगलक, ये सब तुर्कों की शाखाएं हैं। ऐसे ही एक शाखा थी इल्बरी तुर्क। तो प्रथम इल्बरी शासक माना जाता है इल्तुतमिश को, प्रथम इल्बरी शासक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसने उसे अपनी पुत्री से विवाह कर परिवार में स्थान दिया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, इल्तुतमिश से कर दिया था। यानी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास दोनों था, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने सल्तनत को एक सुदृढ़ एवं संगठित राज्य का रूप दिया। दिल्ली सल्तनत को एक सुसंगठित और एक सुदृढ़ राज्य किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ठीक है, बदायूं का सूबेदार। ये बदायूं आज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तो वहीं का एक सूबेदार हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, सुल्तान था, तो उस टाइम इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का गवर्नर था। ऐबक ने उसे केवल बदायूं का इक़्तिदार ही नहीं बनाया था, बल्कि सरे जानदार यानी अंगरक्षक का महत्वपूर्ण पद भी प्रदान किया। अंगरक्षक यानी सर ए जानदार, ये कई बार पूछा गया है। सर ए जानदार का मतलब क्या होता है, अंगरक्षक, या जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना अंगरक्षक भी बनाया था। और इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी हैं, तो इल्तुतमिश की उपाधियाँ हैं सुल्तान सईद। सुल्तान सईद का मतलब होता है धन्य सुल्तान। गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्ज़ाम में तो ये पूछा जाएगा। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। मकबरा का पितामह, मकबरों का पितामह, इसने कई सारे मकबरे बनवाए हैं। तो मकबरों का पितामह या मकबरों का जनक किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। दिल्ली प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक राजधानी। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बेसिकली लाहौर से ही शासन करता था। लाहौर से ही, लाहौर को केंद्र बनाकर उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लेकिन ये जो इल्तुतमिश है ये लाहौर से राजधानी ट्रांसफ़र करता है
दिल्ली, यानी ये दिल्ली से शासन करता है। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था, यानी राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा है प्रशासनिक केंद्र। दिल्ली प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गई और सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहीं से लिए जाने लगे। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय अब कौन लेता था? इल्तुतमिश लेता था। कहाँ बैठकर? दिल्ली में बैठकर। सांस्कृतिक महत्व। दिल्ली सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया। यहाँ विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया गया और बहुत सारी यहाँ इमारतें इल्तुतमिश के समय बनवाई गईं। तो सांस्कृतिक महत्व भी हो गया दिल्ली का। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह स्थान भौगोलिक रूप से केंद्रीय था, केंद्रीय मतलब बीच में था, और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए आदर्श स्थिति में था। दिल्ली में प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सल्तनत की शक्ति में वृद्धि हुई और यह आने वाली शताब्दियों तक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। तो इस लाइन को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि इल्तुतमिश वो प्रथम सुल्तान था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। यही एक इसमें है जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके 3 गुलाम थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज, तीसरा कुबाचा। तो इन तीनों में संघर्ष होता रहता था। हालांकि मोहम्मद गौरी ने तीनों को प्रांत बांट दिए थे, सबको अलग अलग प्रांत दिए थे। जैसे गजनी यल्दौज के नियंत्रण में था, मुल्तान और लाहौर सिंध के आसपास का क्षेत्र कुबाचा के नियंत्रण में था, और भारत के जितने आसपास के क्षेत्र थे, चाहे दिल्ली हो, कन्नौज हो, अजमेर, यहाँ का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में था। तो इन तीनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। तीनों एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था कि यल्दौज और कुबाचा को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया जाए, और यही चाहत इन दोनों की भी रहती थी। लेकिन फिर भी किसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को बचाए रखा, युद्ध आक्रमणों से बचाए रखा। लेकिन अब चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है और अब इल्तुतमिश सुल्तान बना है, तो अब इल्तुतमिश का सामना यल्दौज से होगा, कुबाचा से होगा। ठीक है, तो कैसे निपटता है? सबसे पहले देखते हैं ताजुद्दीन यल्दौज। ये गजनी का सुल्तान था। जनवरी 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया। बदायूं के दुर्ग में उसका वध करवा दिया। आज भी बदायूं में यल्दौज की कब्र विद्यमान है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ? ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो था ये था दिल्ली का सुल्तान, और यल्दौज जो था वो गजनी का सुल्तान था। इसमें यल्दौज की मृत्यु होती है, पराजित होता है, इसको जो है बंदी बना के इसका वध करा दिया जाता है। तो एक प्रकार से यल्दौज से छुटकारा मिल गया। इल्तुतमिश ने यल्दौज का काम तमाम कर दिया। अब दूसरा प्रमुख इसका जो है प्रतिद्वंदी था वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये सिंध और मुल्तान का गवर्नर था, वहाँ का शासक था। 1227-28 में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित कर दिया और मुल्तान और सिंध को जीत लिया। कब? 1227-28 ईस्वी में। कुबाचा पराजय के बाद सिंध नदी में डूबकर मर गया। ठीक है, तो ये पराजित हुआ तो मैदान से भागा और सिंध नदी में डूबकर कुबाचा की मृत्यु हो गई। सिंध अभियान में ही प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश से मिले थे। तो ये चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिन्हाज सिराज हैं, इनका पूरा नाम है मिन्हाज उस सिराज। तो ये इल्तुतमिश से कब मिले थे? सिंध अभियान के समय, यानी जब
कुबाचा से इल्तुतमिश युद्ध करने गया था तब मिले थे। तो यल्दौज का भी कहानी समाप्त और कुबाचा की भी कहानी समाप्त। अब बात करते हैं अली मर्दान की। ये एक और विद्रोही था बंगाल का। बिहार व बंगाल का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की और स्थानीय विरोधों का सफलतापूर्वक दमन किया। तो अली मर्दान को भी एक प्रकार से अपने कंट्रोल में रखा। अब इसी समय 1221 ईस्वी के आसपास मंगोलों का आक्रमण भारत पर मंडरा रहा था। चंगेज़ खां मंगोलों का नेता था। ठीक है, ये मंगोल जो होते थे ये बर्बर आक्रमणकारी होते थे, मध्य एशियाई आक्रमणकारी होते थे। तो चंगेज़ खां इनका नेता था और ये भारत पर आक्रमण करने वाले थे इल्तुतमिश के समय में। लेकिन इल्तुतमिश ने कैसे बचा लिया इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं चंगेज़ खां के बारे में। तो इसका मूल नाम था तिमुचिन। ठीक है। उपाधि इसने धारण किया था ईश्वर का अभिशाप, यानी खुदा का कहर। इसकी एक उपाधि थी, खुदा का कहर, ईश्वर का अभिशाप। एक इतिहासकार हैं जुबैनी, इन्होंने चंगेज़ खां की जीवनी लिखी है। जुबैनी जो है इन्होंने चंगेज़ खां की जीवनी लिखी है। चंगेज़ खां को विश्व के सबसे शक्तिशाली विजेताओं में से एक माना जाता है और उसके आक्रमण से बचना किसी भी शासक के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ये बड़ी उपलब्धि इल्तुतमिश ने हासिल की थी। ठीक है, अब हुआ क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ख्वारिज्म का शाह कहने का मतलब ईरान का शासक था। ख्वारिज्म कहाँ है, ईरान का एक पार्ट था पहले। तो ईरान का एक पार्ट था ख्वारिज्म, वहाँ एक शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी। कहानी सुनिए। ईरान का एक शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी। वो जो है कहा जाता है चंगेज़ खां की पुत्री से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा माना जाता है। तो जब चंगेज़ खां को इस बात का पता चला तो वो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया, यानी जलालुद्दीन मांगबरनी को खदेड़ दिया। और जलालुद्दीन मांगबरनी जहाँ जहाँ भागा चंगेज़ खां उसके पीछे पीछे भागता चला गया। अब जब जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश के यानी दिल्ली सल्तनत के आसपास पहुंचता है तो इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाता है और भारत में शरण लेने के बारे में आग्रह करता है कि मुझे भारत में शरण चाहिए, चंगेज़ खां मेरा पीछा कर रहा है। ये जलालुद्दीन मांगबरनी ने संदेश भिजवाया इल्तुतमिश के पास। अब इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैंने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण दे दिया तो इसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां आ जाएगा और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत तबाह कर देगा। तो इसलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी से कहा कि भारत में रहने के लिए आपके लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, आप यहाँ मत आइए। मतलब एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से शरण देने से मना कर दिया। जलालुद्दीन किसी दूसरे रास्ते से भागता हुआ अलग चला गया, मध्य एशिया चला गया और उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये घटना है 1221 की और इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, ये देखिए इल्तुतमिश ने मांगबरनी का जो दूत था यान ए मुल्क, इसका नाम था यान ए मुल्क, ये मांगबरनी का दूत था। ये इल्तुतमिश के पास आया था संदेश लेकर। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको मरवा दिया यान ए मुल्क को और मांगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। कहा कि देखो भाई, मैं शरण नहीं दे सकता, यहाँ की जलवायु आपके लिए अनुकूल नहीं है। यह कूटनीतिक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे नवोदित दिल्ली सल्तनत का प्रथम मंगोल आक्रमण से बचाव हो गया। भाई दिल्ली सल्तनत का निर्माण अभी हुआ था और अगर ऐसे समय में चंगेज़ खां का आक्रमण हो जाता तो फिर क्या रह जाता दिल्ली में। तो ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना जाता है इल्तुतमिश का। दूरदर्शी रणनीति। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश न केवल एक योद्धा था
बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिक भी था। उसने तात्कालिक मानवीय सहानुभूति की बजाय अपने राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। 1221 ईस्वी की घटना है, चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। अब इसका एक और काम है, चालिसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी इसको कहते हैं। ये एक संगठन था, तुर्कान चहलगानी, या इसी को चालिसा दल कहते हैं। ये एक संगठन था, एक संस्था था। इसमें जो है इल्तुतमिश के विश्वास पात्र आदमी होते थे, विश्वास पात्र अमीर, या अमीर जिनको सरदार कह सकते हैं, या जो सहयोगी होते थे इल्तुतमिश के, उनको इसमें शामिल किया जाता था। इनकी संख्या 40 होती थी, ठीक है। 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, और ये इल्तुतमिश के बहुत करीब होते थे। हर एक सूचना इल्तुतमिश को देते थे। इल्तुतमिश इनको बहुत मानता था, इन पर विश्वास करता था, ठीक है। तो अब देखते हैं तुर्कान चहलगानी क्या था। इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक विशेष समूह तैयार किया जो उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। ये जो 40 सरदार थे इल्तुतमिश के प्रति निष्ठावान होते थे। कुतबी और मुइज़ी सरदारों के तीव्र विरोध से निपटने के लिए इल्तुतमिश को एक विशेष रणनीति अपनानी पड़ी। तो ये जो विशेष रणनीति है यही है तुर्कान चहलगानी, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध करते रहते थे, इल्तुतमिश का विद्रोह करने की बात करते थे। तो उनसे निपटने के लिए इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल तैयार किया था। राजनीतिक महत्व क्या है इसका? यह इल्तुतमिश की सत्ता का आधार स्तंभ बन गया और उसकी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इल्तुतमिश के राजनीतिक महत्व को बढ़ाने में भी 40 दल का योगदान रहा। ऐतिहासिक उल्लेख, तो इतिहासकार बर्नी है, वो इस समूह को चालिसा या तुर्कान चहलगानी कहता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख एसामी की पुस्तक फुतू उस सलातीन में मिलता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। तो अब इसमें आपको नोट क्या करना है? सबसे पहले नोट ये करना है कि चालिसा दल या तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था अपने विरोधियों से निपटने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तुर्कान चहलगानी था इसका प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो फुतूह अस-सलातीन, ये देखिए यहाँ पे फुतूह अस-सलातीन में मिलता है, जिसके रचनाकार एसामी थे। एसामी एक इतिहासकार था, इसने ग्रंथ लिखा फुतूह अस-सलातीन, उसी में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। और इस समूह को तुर्कान चहलगानी किसने कहा? तो बर्नी ने कहा था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चालसा की स्थापना दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। इस समूह ने न केवल इल्तुतमिश को सत्ता में स्थिर रहने में मदद की, बल्कि उसके अधिकारियों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट इसके बारे में याद रखने के लिए है, खलीफा से मान्यता, वैधानिक सुल्तान। इल्तुतमिश पहला वैधानिक सुल्तान था। इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी 1229 में, ऐतिहासिक मान्यता। चूँकि जो खलीफा होता था वही इस्लामिक साम्राज्य का मुखिया होता था। अगर हम औपचारिक रूप से देखें, आधिकारिक रूप से देखें, तो भले ही वो नाम मात्र का था, लेकिन आध्यात्मिक मुखिया इस्लामिक साम्राज्य का खलीफा ही होता था। खलीफा जिसको सुल्तान की उपाधि देता था उसको वास्तव में सुल्तान माना जाता था। तो 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह मंसूर से धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया। जैसे जब आप जॉब करते हैं या किसी कंपनी में आपको सिलेक्शन मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देती है, जॉब का ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो ऐसे ही उस समय जब आप किसी क्षेत्र को जीतते हैं, वहाँ पे शासन करना चाहते हैं, तो खलीफा आपको एक अधिकार पत्र देता है।
जिसको मंसूर बोलते हैं। ठीक है, तो सौभाग्य से क्या, संयोग से जो मंसूर देता है वो खलीफा ही होता है, खलीफा ही होता है। ठीक है, और उसमें खलीफा जो था वो अब्बासी खलीफा था, अब्बासी उसके वंश का नाम है, और खलीफा का नाम था अल मुस्तसिर बिल्लाह मंसूर, ये खलीफा का नाम था। इसने इल्तुतमिश को 1229 में एक अधिकार पत्र भिजवाया, कुछ उपाधियाँ भिजवाई, उसके साथ में कुछ उपहार भिजवाए और इल्तुतमिश को शासन करने का अधिकार दिया। अब कौन कौन सी उपाधियाँ खलीफा ने दी थी इल्तुतमिश को? तो खलीफा ने उसे हिंदुस्तान का सुल्तान कहा, नासिर अमीर उल मोमिनीन कहा, नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये सब उपाधियाँ इल्तुतमिश की है। सिक्कों पर नाम, इल्तुतमिश ने खलीफा के नाम के सिक्के चलाए, जिससे दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसको एक प्रकार से खलीफा से मान्यता प्राप्त हो गई थी। भाई आप, एक तो होता है आप स्कूल चलाइए, और एक होता है कि आप अगर सरकारी मान्यता आपके स्कूल को मिल गई तो एक अलग ही पहचान होती है। तो प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का संप्रभुता संपन्न सुल्तान था। तबकाते नासरी का विवरण, मिनहाज उस सिराज जो था, इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र अमीरों आदि ने ग्रहण किया। तो खलीफा ने क्या क्या भेजा था इल्तुतमिश को? वस्त्र भेजा था, आभूषण भेजा था, उपहार भेजा था। किसके लिए? सुल्तान के पुत्र और अमीरों के लिए। बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने ये भेजा था। ये तबकात नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज इसका विवरण देता है। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को बंगाल में पराजित कर बंगाल को पूर्णतः अपने अधीन कर लिया। गयासुद्दीन ने भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। उसने बंगाल में हुसामुद्दीन एवं बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर बनाया। ठीक है, तो ये जो बंगाल का शासक था गयासुद्दीन जो था, इसने भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। खिल्लत वही जो अधिकार पत्र होता है, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया और बंगाल में हुसामुद्दीन को शासक बनाया और बिहार में मलिक अलाउद्दीन को गवर्नर बनाया। अगला पॉइंट देखते हैं, राजपूताना विजय एवं अभियान। तो सबसे पहला विजय कहाँ पे किया? 1226 में राजपूतों पर रणथंभौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीत लिया। इस समय चौहान शासक वीर नारायण रणथंभौर पर शासन कर रहा था। चौहान शासक वीर नारायण, तो ये एक महत्वपूर्ण विजय था। इसके बाद इल्तुतमिश ने जालौर के चौहान शासकों को भी हरा दिया। बयाना, सांभर, अजमेर, नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब एक महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद रखना है, भूताला का युद्ध 1227 में हुआ। भूताला का युद्ध, मेवाड़ का एक शासक था जैत्र सिंह। इसने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था, और इस पराजय का वर्णन जय सिंह सूरी के हमीर मर्दान में मिलता है। जय सिंह सूरी जो है ये एक इतिहासकार हैं, और इनका एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। उसमें जो है भूताला के युद्ध का वर्णन मिलता है। 1227 में हुआ। मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया, और यह इल्तुतमिश की एकमात्र पराजय थी। ठीक है, राजपूताना में इल्तुतमिश के अभियान दिल्ली सल्तनत के विस्तार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यद्यपि उसे मेवाड़ में पराजय का सामना करना पड़ा, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने उसको पराजित कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी उसने राजस्थान में अधिकतर जगहों पर विजय प्राप्त की थी।
अंतिम अभियान एवं विरासत, मालवा एवं भिलसा अभियान। इल्तुतमिश ने 1234 और 35 में भिलसा में हिंदू मंदिर तथा मालवा में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। मंदिर को ध्वस्त कर विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली ले गया था। अन्य अभियान, अवध में पृथु के विद्रोह का दमन, स्थानीय विद्रोह को कुचला गया। 1232 में ग्वालियर विजय भी की और ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित किया। तो ये सब इसके अन्य विजय हैं। ठीक है, तो मालवा और भिलसा याद रखिएगा। विरासत देखें तो ये है, बाकी हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में है, इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई और इसके समय इतिहासकार कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें भी हैं इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ऐतिहासिक विरासत में देखें तो 1236 में इसका निधन हो गया और इसने दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। प्रशासनिक संरचना का सुदृढ़ीकरण, अर्थव्यवस्था में सुधार, क्षेत्रीय विस्तार, वैधानिक मान्यता प्राप्ति, सांस्कृतिक संरक्षण, ये सब हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रशासनिक संरचना का सुदृढ़ीकरण कैसे किया, इसकी धार्मिक नीति क्या थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इल्तुतमिश वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था जिसने एक अस्थायी साम्राज्य की नींव रखी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।